हेलो दोस्तों, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं, आज हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा लेक्चर है आज का। और हम इसमें आगे का विदेशी यात्रियों से संबंध प्रमुख जानकारी मिलती है, उनको हम लेकर के आए हैं। और आज का बेस्ट क्वेश्चन, आज 11 जनवरी को आपका रोड सेफ्टी डे, रोड सुरक्षा यातायात रोड सुरक्षा दिवस आज है। 11 जनवरी को क्या है? यातायात रोड सुरक्षा दिवस। तो आप बेहतरीन जानकारी रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। अब हम देखेंगे जो यूनानी और रोमन जो लेखक थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या जानकारी दी है, इतिहास के बारे में हमें क्या और बताया है। तो हम देखेंगे इसमें पहला हमारा है टेसियस। पहला टेसियस लेखक है। यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी इसकी जो कहानियां थी वो बड़ी आश्चर्यजनक थी, इसलिए इसको विश्वसनीय के तौर पर विश्वास पात्र नहीं माना गया। दूसरा आता है हमारा हेरोडोटस। दूसरा लेखक कौन सा है? हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन एक हो गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो कौन है? हेरोडोटस है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक को भी बड़ा ध्यान से रखना है, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंध का वर्णन किया है। इसके विवरण को भी सही नहीं ठहराया गया। जो हेरोडोटस का था, जो इतिहास के पिता कहे जाने वाले लेखक हैं, उनके भी विवरण को सही नहीं बताया गया है। तीसरा आता है हमारा सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, आनेसिक्रस, क्रटस और आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय माने जाते हैं। किस किस के? निर्याकस के, आनेसिक्रटस के और आस्टोबुलस के जो विवरण हैं वो बहुत विश्वसनीय हैं इतिहास के बारे में। अगला आता है हमारा मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राय दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला आता है 5वां डाइमेकस। यह सीरियल नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम चीनी लेखक। नेक्स्ट कौन से है? चीनी लेखक, यानी चीन से भारत आए हुए लेखक हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो पहला था इसमें फायान। फायान के बारे में हम देखेंगे। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति के बारे में बताया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहकर इसने जानकारी इकट्ठी की। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक भारत में रहकर इसने जानकारी एकत्र की थी। अगला आता है संयुगन। दूसरा कौन सा है? संयुगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारे जो लेख थे, अभिलेख थे, जो भी लिखे थे, ग्रंथ थे, वो सब इकट्ठे किए, इसने एकत्रित किए। किसने? संयुगन ने। तीसरा आता है वैनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? अब यहां क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन के शासन में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, यंगुसन, संयुगन
वेनसांग या अन्य। तो इसमें कौन आया था? वेनसांग आया था। इसे 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहां पहुंचा? कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। ये 629 में आया और 645 ईस्वी में वापस लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए ले जाने के लिए आया था। इतिहास में इसका विवरण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। किससे? सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी में कितने का मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में बताया है। सॉरी, ये थोड़ा मिनिमाइज हो गया है। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बताया कि जो सिंधु का हमारा राजा था वो शूद्र था। शूद्र यानी चौथा वर्ण। अब शूद्र किससे प्राप्त हुआ है? पैरों से। ठीक है। कल की स्लाइड में, अगर कल की स्लाइड हमारी आपने नहीं देखी है तो पहली क्लास को देखें, उसके बाद दूसरी को देखें, तभी समझ में आएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहली क्लास को देख करके ही दूसरी क्लास पर आए, उछल कूद नहीं करें। तो ये इसने बताया, वेनसांग ने बताया कि सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। नेक्स्ट है अरबी लेखक। अब अरबी लेखकों से हमें जानकारी प्राप्त क्या मिलती है? अरबी का पहला था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद या तहकीकी ए हिंद, ये दोनों किताबों के नाम है। किताब उल हिंद या तहकीकी ए हिंद। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं, 80 चैप्टर हैं इसके अंदर। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, यानी सुंदर वर्णन किया गया है। जो राजपूत कालीन समाज था उसके बारे में बहुत डीपली, बढ़िया तरीके से इस पर प्रकाश डाला है, यानी इसको विवरण दिया है इसके बारे में। दूसरा अरबी यात्री आता है इब्न बतूता। आपने गाना तो सुना होगा, इब्न बतूता सर पर जूता। अब जो क्या कहते हैं ये पूरा मैंने ढंग से नहीं सुना है, आप सुन लेना इसको। इब्न बतूता वाला गाना फेमस है। तो ये किस देश का लेखक है? ये तो ये अरबी का लेखक है, अरब देश का लेखक है ये। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है, यानी इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को हम रेहला के नाम से जानते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां इससे मिलती हैं। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी,
हमने पहले भी इसको पढ़ा था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता को। यानी अरबी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आता है अन्य लेखक आते हैं इसमें हमारे। अब जो भी अन्य बचे हैं हमारे विदेशों से आए हुए लेखक, इसमें आता है तारानाथ। पहला कौन सा है? हमारा तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक था, यह तिब्बत से आया हुआ था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथों की रचना की। ये इसके तंग्यूर तथा कंग्यूर दो ग्रंथ थे। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की थी। दूसरा हमारा था मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी की अंत्यों में पांड्य देश की यात्रा पर आया। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो पांड्य का इतिहास है उसको पढ़ने के लिए मार्को पोलो का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे आता है हमारा पुरातत्व के संबंधी साक्ष्य से जानकारी। इतिहास के बारे में हमें इनसे मिली। अब इसके बाद में हमें पुरातत्व के संबंधी जानकारी मिलती है, साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। इसका पहला पॉइंट है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से जानकारी प्राप्त होती है। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है ये कि हाथी गुफा अभिलेख से किसका जिक्र मिलता है? तो भारतवर्ष का। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से होता है। यानी सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है हमें। आगे सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसाणपण कहते हैं। यानी जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको आहत सिक्के या करसाणपण दोनों कहा जाता है। कुछ भी कह सकते हैं, करसाणपण कह लो या आहत सिक्के कह लो। आहत का मतलब होता है जिनको ठोक ठोक कर बनाया जाता है, यानी पीट पीट कर, आहत देकर चोट पहुंचाकर बनाया जाता हो, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। जैसे लोहे से हमें छेनी बनानी हो तो उसको पीटना पड़ेगा। लोहा ये उस छेनी के आकार का तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको पीटना पड़ता है। चाकू हमें बनाना है तो उसको पीट पीट कर ही हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही पीट कर जो सिक्के बनाए जाते थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्कों को ही करसाणपण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यानी यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के
उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। आर्कमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला, अब यहां हमें कला शैली के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उत्तर भारत की जो कला शैली है वो नागर शैली है। जो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है वो द्रविड़ शैली है। यानी उत्तर भारत के मंदिर बनेंगे जो नागर शैली में बनेंगे, और दक्षिण भारत के जो भी मंदिर होंगे वो द्रविड़ शैली में होंगे। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी शैली तीन प्रकार की है। पहली नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली। जिस बेसर शैली के अंदर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला रूप मिलता है। नेक्स्ट है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। रचना शैली से संबंधित है पंचायतन शब्द। एक बिंदु, अब पंचायतन शैली किसको कहते हैं यहां हम जानेंगे कि पंचायतन शैली क्या होती है। पंचायतन शैली का मतलब यह है कि इसमें 5 मंदिर होंगे। कितने होंगे? 5 मंदिर होंगे। अब मैंने मान लिया कि एक मंदिर ये बना हुआ है, हमने मान लिया कि ये मंदिर बना हुआ है, कोई ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है। अब इसके चारों कोने पर एक एक मंदिर और बनेगा। हमने मान लिया एक ये मंदिर बन गया, यहां एक मंदिर बन गया, एक मंदिर इस यहां पे बन गया, एक मंदिर यहां पे बन गया। तो ये हो गई इसकी पंचायतन शैली। इसको क्या कहेंगे हम? पंचायतन शैली कहेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं। एक बिंदु मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जो अभी मैंने बताया था, अभी बीच में था एक, इधर एक था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, चारों कोनों पर चारों तरफ से घिरा हो, उसको ही हम पंचायतन मंदिर शैली कहेंगे। पंचायतन मंदिर के निम्न उदाहरण हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे कौन कौन से पंचायत शैली के पंचायतन श्रेणी शैली के उदाहरण हैं। तो पहला है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गोड़ेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में। ये पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, सॉरी, ये आज का टॉपिक इतना ही था। ऐसे ही टॉपिकों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका कुछ छूटे नहीं। हम इसको एकदम बेस से, एकदम जड़ से लेकर के चले हैं, और इसको फर्श से लेकर के आज तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस शैली के बाद में मैंने बताया था, इस प्रोग्राम के बाद में जब ये पूरा टॉपिक हिस्ट्री का खत्म होगा, हिस्ट्री हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, जब हमारा प्राचीन भारत खत्म होगा तो हम इसके प्राचीन भारत के 500 एमसी की क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपके पास बहुत समय कम है, तो आप लगातार इसको पढ़ते रहें। आगे हम इसके 2-2 पार्ट भी लेकर के आएंगे। फिलहाल थोड़ा एक पार्ट ही लेकर के आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।